नमस्कार दोस्तों, मैं काजल उपाध्याय आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एस फोर स्टडी की एक और नई वीडियो में। मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ बिजनेस स्टडीज़ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प करने वाले हैं। तो बिना टाइम गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की, जो है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो ये फर्स्ट चैप्टर है इसमें आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको वो पॉइंट वाइज बताने वाली हूँ। आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं और चाहें तो बुक में अपनी टिक कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध का अर्थ, प्रबंध की विशेषताएं, उसके उद्देश्य और उसके इम्पोर्टेंस यानी प्रबंध का महत्व। ये आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, बल्कि एक पूरा टॉपिक है। आप मैनेजमेंट के बारे में सब कुछ अच्छे से याद कर लें, फिर चाहे वो मैनेजमेंट का मीनिंग हो, उसकी डेफिनेशन हो या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके इम्पोर्टेंस हो। मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देना चाहती हूँ। वो सजेशन ये है कि जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, चाहे वो आपका अकाउंट में हो, इकोनॉमिक्स में हो या फिर बिजनेस में हो, अगर आपसे पूछा जाता है कि आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा गया कि प्रबंध का अर्थ बताइए और उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बताइए, और ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में आपसे पूछा गया, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे? आप उसका अर्थ लिख देंगे और उसकी विशेषताएं लिख देंगे और आपका वो आपकी तरफ से आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बट ऐसा कंप्लीट नहीं होता, जिसकी वजह से आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एग्जाम में जब भी आप उस टॉपिक का मीनिंग लिखें, मीनिंग के साथ साथ आप उसकी एक डेफिनेशन जरूर लिखें। आपको, मैं मानती हूँ कि बिजनेस में कोन्स एवं ओडोनिल जो हैं वो हर एक टॉपिक में उनकी एक डेफिनेशन होती है। तो मैं आपको ये नहीं कहती कि आप पर्टिकुलर 4-5 डेफिनेशंस लर्न करें, मिनिमम आप 2 डेफिनेशंस लर्न करें। और अगर आपको एक डेफिनेशन याद है तो आप एक डेफिनेशन लिखें, आपको दोनों याद है तो आप दोनों लिखें। 1 से 2 लाइन की आपकी एक डेफिनेशन होती है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको वो डेफिनेशन लर्न करने में कोई प्रॉब्लम होगी। तो सिंपल सी एक डेफिनेशन लर्न करें और मीनिंग के बाद डेफिनेशन को जरूर लिखें। जो भी आप डेफिनेशन लर्न कर रहे हो उसी के साथ आपको वहां पर लिखना भी है कि आप डेफिनेशन किसके अनुसार लिख रहे हो या फिर वो डेफिनेशन किसके द्वारा कही गई है। उसके बाद आप अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर आप नेक्स्ट टॉपिक लिख सकते हैं, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की प्रकृति क्या है। आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है। फिर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन बन के आ जाता है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस और प्रोफेशन, कि जो प्रबंध है क्या वो कला है, क्या वो विज्ञान है या फिर वो दोनों है या फिर वो पेशा है। तो आपको इन तीनों के बारे में अलग अलग याद करना है। नेक्स्ट आपका हो जाता है लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के स्तर और उसके जो भी कार्य हैं वो आपको एग्जाम में लिखने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रबंध के स्तर आपके हो जाते हैं उच्च स्तर, मध्यम स्तर और निम्न स्तर। आपको ये बहुत अच्छे से बताया गया है, आपने पढ़ा भी होगा स्कूल में भी, अपने ट्यूशन में भी। तो आप इसको बहुत अच्छे से एक टेबल के थ्रू इसका डायग्राम बना के आए आप अच्छे से, और इसको एग्जाम में वहां पर प्रेजेंट करें। फिर आपका आ जाता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के कार्य कौन कौन से हैं, प्रबंध के कौन कौन से कार्य हो सकते हैं वो आप जरूर लिखें और जरूर याद करें। नेक्स्ट आपका टॉपिक हो जाता है फीचर्स, नेचर एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस आपको लिखनी है, नेचर एंड फीचर्स उसके तैयार करने हैं। समन्वय क्या होता है, समन्वय के नेचर क्या है और उसके फीचर्स क्या हैं। फिर आपके लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बता दूं, कई बार आपसे एग्जाम में समन्वय पूछा जाता है, लेकिन बच्चे वहां पर सहकारिता क्या होती है वो लिख के आ जाते हैं। समन्वय और सहकारिता दोनों अलग अलग होते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेशन, एक होता है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन बंदा अपनी खुद की मर्जी से करता है, वो ऐच्छिक प्रवृत्ति है। अगर उसका मन करेगा तो वो आपको कोऑपरेट करेगा, अगर उसका मन नहीं है तो वो आपको कोऑपरेट नहीं करेगा। लेकिन जो समन्वय है, समन्वय क्या होता है, वो प्रबंधक द्वारा सोच समझकर तैयार किया जाता है और सोच समझकर उसको करने का प्रयास किया जाता है। तो कोऑर्डिनेशन और
कोऑपरेशन दोनों अलग अलग है। इन दोनों को बहुत अच्छे से क्लियर करें और एग्जाम में अच्छे से करके आए। आपको वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। अपने क्वेश्चन के आंसर को बहुत अच्छे से अपने वर्ड्स में भी तैयार करना है। अपने वर्ड्स में कुछ भी मत लिख के आ जाना, अपने वर्ड्स में कुछ अच्छा तैयार करके कुछ अच्छा लिख के आना। फिर आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो बन के आ जाता है वो आ जाता है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या समन्वय प्रबंध का सार है? ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर आप आ जाइए चैप्टर नंबर 2 पर। फर्स्ट चैप्टर में बस इतना ही था जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आइए आप सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में आपका जो चैप्टर है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत में आपको क्या क्या लर्न करना है? फर्स्ट टॉपिक आपका हो जाता है मीनिंग, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ, उसका नेचर और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो आपको उस क्वेश्चन में लिख के आनी है। फिर आ जाता है हेनरी फ्योल्स के सिद्धांत। हेनरी फ्योल के बारे में आप थोड़ा सा जरूर पढ़ के जाएं कि उनका जन्म कब हुआ था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, और हेनरी फ्योल ने अपने 14 प्रिंसिपल्स किस बुक में सबसे पहले लिखे थे, वो भी आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। कई बार 14 प्रिंसिपल्स एक साथ भी एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया जाता है, और कई बार 14 प्रिंसिपल्स में से स्टार्टिंग के कुछ प्रिंसिपल्स पूछ लिए जाते हैं, या फिर वो क्वेश्चन में बोल देते हैं कि आपको 14 प्रिंसिपल्स में से कोई 4 प्रिंसिपल्स लिखने हैं और उनको बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो जब भी आपसे प्रिंसिपल्स पूछे जाएं हेनरी फ्योल के, तो फिर आपको वहां पर क्या करना है, थोड़ा सा हेनरी फ्योल का जो भी उनका इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा आप वो जरूर दें, और उसके बाद आप उसके प्रिंसिपल्स लिखना शुरू कर दें। आपको वहां पर अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है F.W. टेलर्स। ये कौन है? वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता। आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है कि वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है, तो आपको वहां पर ये इनका नाम लिखकर आ जाना है। कौन है? F.W. टेलर। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है कि मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो आपको ये इसको भी प्रिपेयर करना है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और आप एक क्वेश्चन और ऐड कर सकते हैं, वो है हेनरी फ्योल और F.W. टेलर में डिफरेंस, कि जो कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्योल है, कंट्रीब्यूशन ऑफ F.W. टेलर है, इन दोनों में डिफरेंस भी पूछने को आ सकता है कि फ्योल का क्या योगदान रहा है मैनेजमेंट में और F.W. टेलर का क्या योगदान रहा है। तो आप इन दोनों के डिफरेंस के बारे में भी पढ़ लें, उसके बारे में भी अपना आंसर एक तैयार कर लें। चैप्टर नंबर 3 है हमारा व्यावसायिक वातावरण, बिजनेस एनवायरनमेंट। आपके लिए उसमें टॉपिक हो जाता है नंबर 1 मीनिंग, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस एंड डिमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, आपको वहां पर मीनिंग लिखना है, फीचर्स लिखने हैं, इंपॉर्टेंस लिखनी है, किसकी? बिजनेस एनवायरनमेंट की, व्यावसायिक वातावरण की। व्यावसायिक वातावरण क्या होता है आपको वो लिख के आना है। फिर व्यावसायिक वातावरण की डेफिनेशन क्या हो सकती है आपको वो लिख के आना है। उसके बाद आपसे जो भी पूछा जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंस पूछे जाते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, वो आप वहां पर लिख के आ सकते हैं। फिर आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। फिर आपके लिए नेक्स्ट आ जाता है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा कि नई आर्थिक नीतियां कौन कौन सी हैं। तो इनको याद करें, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण क्या क्या है, इनको बिल्कुल अलग अलग करके याद करें कि उदारीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है और निजीकरण क्या है। इनको अलग अलग करके प्रिपेयर करें, तैयार करें। फिर आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 3 का है वो आपके लिए बन जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एक्सप्लेन, कि आप आर्थिक वातावरण से क्या समझते हैं, इसको एक्सप्लेन करें। यह आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, ये कुछ प्रीवियस ईयर्स के जो जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं उनमें से मैंने कलेक्ट किए हैं, और जितने मुझे इंपॉर्टेंस लगी है इन क्वेश्चंस की कि आपको बतानी चाहिए, तो मैं आपको बता रही हूँ। अब आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 4 पे, जिसका नाम है नियोजन और प्लानिंग।
मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। डेफिनेटली जितने भी टॉपिक्स है, जैसे पहले आपका था प्रबंध, प्रबंध का अर्थ आपसे पूछा जाएगा। फिर आपका आया बिजनेस एनवायरनमेंट, वो भी आपसे पूछा जाएगा। फिर आपका आया था साइंटिफिक मैनेजमेंट। मतलब जितने भी मीनिंग है वो आपको जरूर क्लियर करने हैं। फिर आपके लिए सेकंड टॉपिक बन जाता है इसका, या फिर सेकंड क्वेश्चन आप जो भी आप नोट कर रहे हैं उस हिसाब से आप लिख सकते हैं, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, कि जो नियोजन है उसकी सीमाएं क्या हैं, वो आपको वहां पर लिख के आनी है। फिर आपका आ जाता है स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस, कि जो नियोजन की क्रिया है उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं वो आपको वहां पर लिखने हैं। फिर आपका आता है नेक्स्ट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं वो आपको वहां पर लिख के आने हैं। नियोजन के प्रकार आपके हिसाब से कौन कौन से हो सकते हैं, आप उनको नोट करें और उनको अपने वर्ड्स में अपना आंसर एक प्रिपेयर करें। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 की, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, संगठन। संगठन क्या है, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन बन जाता है। फिर आप तैयार कर सकते हैं मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डेफिनेशन मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आप अपने क्वेश्चन के आंसर को तब तक कंप्लीट ना समझे जब तक आप मीनिंग के साथ साथ उसकी जो डेफिनेशन है वो आप नहीं तैयार करते। क्वेश्चन के मीनिंग के साथ आप अपनी डेफिनेशन जरूर तैयार करें, उससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर आपको एडवांटेजेस तो याद करनी ही है ऑर्गेनाइजेशन की, और इम्पोर्टेंस भी आपको लर्न करनी है। एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आपको हिंदी में पढ़ने में कंफ्यूजन हो तो आप हिंदी के ही नीचे इंग्लिश में भी उसको ट्रांसलेट किया जाता है, तो आप इंग्लिश वाली चीज को पढ़कर अपने क्वेश्चन के आंसर को जरूर लिखें। फिर आपका आ जाता है सेकंड, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी आपको लर्न करना है, जो संगठन संरचना है उसको आप अच्छे से तैयार करें। फिर आपके लिए आ जाता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन से आप क्या समझते हैं वो भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आपके लिए आ जाता है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन मैं आपको बहुत अच्छे से अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, भारार्पण किसे कहते हैं, भारार्पण और विकेंद्रीकरण। ठीक है, भारार्पण के बारे में आप याद करें, भारार्पण का मीनिंग, उसकी कुछ डेफिनेशन, और फिर आप याद कर सकते हैं उसकी विशेषताएं। मैंने अपनी वीडियोस में विशेषताओं को बहुत छोटे तरीके से बताया है, क्योंकि जो भारार्पण है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में नहीं पूछा जाता, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपसे वो पूछ सकते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेलीगेशन का ही एक पार्ट है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। भारार्पण का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और अधिकारों का भारार्पण अथवा प्रत्यायोजन, इसको आप जरूर से जरूर प्रिपेयर करें। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आपको देखने के लिए मिल सकता है। फिर आ जाता है भारार्पण के तत्व अथवा भारार्पण की प्रक्रिया, इसको बस आप पढ़ के जाएं, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, हाँ इसको पढ़कर जरूर जाएं, और पढ़कर सब कुछ जाना है। ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए सिर्फ इन्हीं को मत प्रिपेयर करना, इनको प्रिपेयर करना है, बहुत ज्यादा करना है, लेकिन जो चीजें मैंने छोड़ी हैं उनको भी आप जरूर पढ़कर जाएं। फिर आपके लिए जो नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है अधिकार, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। इन तीनों के बारे में आप अलग अलग लर्न करें, इन तीनों को अलग अलग समझें कि अधिकार क्या है, उत्तरदायित्व क्या है और जवाबदेही क्या है। कई बार इनमें डिफरेंस भी किए जाते हैं कि अधिकार और उत्तरदायित्व में अंतर करें, जवाबदेही और उत्तरदायित्व में अंतर करें, तो आप इनको तीनों को अलग अलग लर्न करें, अलग अलग समझें और फिर इनको प्रिपेयर करें, डिफरेंस के हिसाब से भी और मीनिंग के हिसाब से भी। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूंगी। मेरे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।